हैं। चलिए इक्विटी की बात हो रही है तो एक बार 2025 के बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स को देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो किस तरीके का प्रदर्शन किया है टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स ने, सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं। देखिए 11.05 यानी कि 11% के आसपास का जो है रिटर्न दिया एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने। आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्लेक्सी कैप देखें 10% के आसपास, लगभग 11%, 10.86% का रिटर्न दिया। टाटा फ्लेक्सी कैप को देखें 9.97% का रिटर्न इसने दिया है 2025 में। कोटक फ्लेक्सी कैप है उसके बाद 9.18% के रिटर्न इसने दिए। बंधन फ्लेक्सी कैप 8.82% के रिटर्न इसने भी दिए हैं। सर अगर हम ये सारे रिटर्न जो हम देख रहे हैं 2025 में, ये वो फंड्स हैं जिन्होंने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, निवेशकों को निराश नहीं किया पिछले साल में। सर मौजूदा बाजार के जो हालात हैं उसमें फ्लेक्सी कैप फंड को निवेश के लिए किस तरीके का ऑप्शन माना जाए निवेशकों द्वारा, अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है और खास करके अगर नया इन्वेस्टर है तो कैसे देखें? वेल दिव्या, जो आपने आंकड़े दिखाए थे अभी, उस हिसाब से आपने खुद ही ये दिखाया है कि मिड एंड स्मॉल कैप ने एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में एक जो परफॉर्मेंस है उनकी एक लोअर परफॉर्मेंस के साइड उन्होंने मूव किया है। इन दैट केस हमें पता है कि ऑन एन एवरेज फ्लेक्सी कैप्स के अंदर ऑलमोस्ट 60 to 72% का लार्ज कैप एक्सपोजर होता है एंड द रिमेनिंग ऑलमोस्ट 28% का मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर होता है। जब जब जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आते हैं उस केस में मैं फ्लेक्सी कैप को इसलिए रेकमेंड करूंगा क्योंकि उसमें एक लार्ज कैप बायसनेस होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच लार्ज कैप फंड्स जो होते हैं उसकी जो गिरने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो विज़ मिड एंड स्मॉल कैप थोड़ी कम होती है। So flexi cap is always the spinal cord of any portfolio. In that case, I would always suggest that people should always invest some quantum of money into flexi caps so that point number one, you get an exposure of one of the best stocks in your portfolio. And at the same time, with the exposure of mid and small cap into your portfolios, you actually get the alpha generating strategies as well. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्लेक्सी कैप्स आप एक जो आप रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में वो एक बहुत इंट्रिगिंग फीचर है जिससे आपके पोर्टफोलियो के अंदर स्टेबिलिटी भी आती है, ग्रोथ भी आती है एंड एट द सेम टाइम आप मार्केट्स में भी एक वोरेशियस लेवल पर परफॉर्मेंस के लिए आप तैयार रहते हैं। सर पिछले साल की जो एंडिंग हुई है, मतलब चाहे इक्विटी मार्केट को देख लीजिए चाहे हम गोल्ड और सिल्वर को भी देख लें, तो फिर एंडिंग जो हुई है वो ठीक ठाक रही थी। हालांकि गोल्ड सिल्वर में करेक्शन देखने को मिला। वही दूसरी साइड अगर हम लोग इक्विटी की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स पिछले 2-4 दिनों में भी काफ़ी अच्छा उससे प्रदर्शन किया है। आज तो मेरे ख्याल से निफ्टी 50 ने दोबारा एक तरह से हाई बनाया 52 वीक का। सर उस मौजूदा माहौल में अभी हम लोग ये भी चीज़ देख रहे हैं कि अब जो यूएस की ओर से वहाँ हमला किया गया है, तो उस सिनेरियो को भी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक अनसर्टेनिटी दोबारा बनती हुई अब दिख रही है यहाँ पर। उसको सर देखते हुए इक्विटी प्लस कमोडिटी को सर आप कैसे देख रहे हैं? प्लस यहाँ पर जैसे फ्लेक्सी कैप को बोला जाता है कि ऐसी अनसर्टेनिटी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, उस सिनेरियो को देखते हुए सर क्या लग रहा है कि इसको पिक्चर कैसे करें हम लोग फ्लेक्सी कैप फंड्स को लेके? देखिए किसी भी सिचुएशन को एकदम हाल फिलहाल एनालाइज करना तो बहुत मुश्किल है, बट अभिषेक जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैक टू स्क्वायर वन अगर हम लॉजिकल कॉन्वर्सेशन की तरफ लेके जाए अपने डिस्कशन को, तो ऑफ कोर्स जब भी एक अनसर्टेनिटी का माहौल होता है तो आपको पता है कि प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर दे स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग द मार्केट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियोज में कमोडिटीज का एक्सपोजर अगर आप लेते हैं थ्रू गोल्ड और थ्रू सिल्वर, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी आएगा which will also act as a hedge against the markets. And at the same time, अगर आप markets में invest करना चाहते हैं तो flexi caps will be a very good strategy because इसके features और characteristics मैंने आपको already बता दिए हैं कि flexi cap आपके portfolio को stable रखता है and at the same time mid and small cap का exposure जो आता है portfolio में उससे आपके जो एक relative chances of performing at a longer duration of time increases. इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि इसमें एक फंड मैनेजर का एक एक्टिव रोल होता है। उस एक्टिव कंट्रीब्यूशन से फंड मैनेजर एक बहुत अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट करता है बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टीज इनटू मैनेजिंग द पोर्टफोलियोज एंड स्टॉक्स। तो अभिषेक कमिंग बैक टू द पॉइंट 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं कि अगर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस अगर रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया था और उसके प्रेसिडेंट का अबडक्शन हुआ है, तो मुझे लगता है एंड एट द सेम टाइम मिडिल ईस्ट इज ऑलवेज बर्निंग, तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियोज को एक मॉडरेट वे में एक रीडिजाइन करना बहुत जरूरी है। और रीडिजाइनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि पॉइंट नंबर वन, अगर इंडियन मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर रही हैं या रिलेटिवली लोअर लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास कमोडिटीज का एक्सपोजर है जिससे आपके पोर्टफोलियोज में एक हेज की तरह और एक अनसर्टेनिटी को मीट आउट करने की एक टूल है। एंड एट द सेम टाइम आपके पास फ्लेक्सी कैप्स जैसे फंड्स भी हैं जो आपके जहां एक्टिव फंड मैनेजमेंट के थ्रू आप एक बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। So that is what I will just suggest. But yes, of course, 2026 का जो एक आउटलुक आ रहा है
वो ये आ रहा है कि इंडियन मार्केट्स के लिए वो काफी एक बुलिश फेज है, क्योंकि मार्केट्स के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट के जितने भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, एवरीथिंग इज टू मच फेवरेबल फॉर इंडिया, कि ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट्स विल बी आउट परफॉर्मिंग इन 2026। ठीक है, तो मुझे लगता है सर आपने नए साल के साथ एक नई खुशखबरी आज के हमारे व्यूअर्स को सुना दी है, जिस तरीके से आपने कहा कि आउट परफॉर्म हो सकता है आने वाले साल में।